हेलो बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th साइंस अध्याय 4 को, जो आपका चैप्टर का नाम है विद्युत। तो आइए हम लोग विद्युत चैप्टर को रीड आउट करते हैं। तो विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों में विविध उपयोगों के लिए यह नियंत्रित कर सकने योग्य सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। वह क्या है जिससे विद्युत बनती है? किसी विद्युत परिपथ में यह कैसे प्रवाहित होता है? यह कौन से कारक हैं जो किसी विद्युत परिपथ को विद्युत धारा को नियंत्रित एवं नियमित करते हैं? इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव तथा उनके अनुप्रयोगों पर भी चर्चा करेंगे। 12.1 विद्युत धारा और परिपथ। हम वायु धारा, जल धारा से परिचित हैं। हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है। इस प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है, उदाहरण के लिए किसी धातु के तार में से, जैसे तांबा वगैरह, तब हम यह कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। हम जानते हैं कि किसी टॉर्च में सेल अथवा बैटरी जब उचित क्रम में रखे जाते हैं, टॉर्च बल्ब को दीप्ति के लिए आवेश का प्रवाह तथा विद्युत धारा प्रदान करती है। हमने यह भी देखा है कि टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसके स्विच को हम ऑन करते हैं। स्विच क्या कार्य करता है? स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है। किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो अगर वो परिपथ आपका बंद है, कटा हुआ नहीं है, तो उसे हम विद्युत परिपथ कहेंगे। अब यदि परिपथ कहीं से टूट जाए अथवा टॉर्च के स्विच को ऑफ कर दें, तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तथा बल्ब दीप्ति नहीं करता है। हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करें? विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में यहाँ पर एक डेफिनेशन आ रही है विद्युत धारा की। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो जो भी इसके अंदर आवेश से यहाँ पर मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चार्जेस जो गति करते हैं बंद परिपथ में, उसे हम लोग विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेशों के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। तथापि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया तथा धनावेशों के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिए। जिस से लेकर के और माना गया तक, परिपाटी के अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश हैं के प्रवाह की दिशा की विपरीत दिशा को विद्युत धारा कहते हैं। तो जाहिर है कि साफ सी बात है आपके सामने, अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास इस दिशा से मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके प्रवाह की दिशा विपरीत दिशा में मानी जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट की दिशा है, तो उसकी विपरीत दिशा को हम लोग विद्युत धारा की दिशा को मानेंगे, हम लोग आई को मानेंगे। और वो सबसे बात है, वो प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। यदि किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश Q प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा को I इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि I इक्वल टू Q अपॉन में T। I यहाँ पर विद्युत धारा को डिनोट कर रहा है, Q आवेश को डिनोट कर रहा है और T आपके समय को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल अब चीज़ों को बिल्कुल याद रखना है, ढंग से अपने दिमाग में फीड कर लेना है, क्योंकि आपके ये क्वेश्चंस होंगे जिसके न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, तो वहाँ पर हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है, तो इसको याद रखना है। इसका एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है, जिसका मान लगभग कितना होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों पर 1.6 × 10⁻−19 ये किसका है? इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है, इसे भी याद रखिए। विद्युत धारा को एक मात्रक जिसे एम्पियर कहते हैं, तो विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में।
तो विद्युत धारा को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। विद्युत धारा को किससे डिनोट कर रहे हो? ए से। इसका मात्रक का नाम, जो मात्रक का नाम है उसका नाम आद्रे मेरी एम्पियर 1775 से 1836, जिन्होंने इस पर प्रैक्टिस की थी, जो आपकी एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थी, उन्हीं के नाम पर 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। तो 1 एम्पियर की यहाँ पर डेफिनेशन आ रही है। इसको आप इतने से भी व्यक्त कर सकते हैं, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन में 1 सेकेंड। तो इसकी प्रति सेकंड जो भी कूलाम आवेश में प्रवाह हो रहा है उसे हम लोग एम्पियर या विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, इसका सबसे अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर कहते हैं। 1 mA लिखा जाता है मिली एम्पियर। इसका होता है 10 बराबर होता है 10 पे 10⁻³ -3 A, अथवा माइक्रो के 1 UA लिखा जाता है, जिसकी 10⁻⁻6 में व्यक्त करते हैं। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मापने के लिए जिसको एमीटर। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अर्थात आपके पास 2 क्रम होते हैं, एक श्रेणी क्रम, एक पार्श्व क्रम। तो इस प्रकार से जो टर्मिनल ऐसे चल रहा होगा ऐसे, तो हम उसके जो है श्रेणी क्रम, अर्थात इस जगह पर हम लोग उसको ऐड करते हैं, ऐसी जगह पर हम लोग उसको ऐड करते हैं। चित्र 12.1 में एक प्रतीकात्मक विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख दिखाया गया है, जिसमें एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर तथा प्लग कुंजी जुड़े हैं। ध्यान दीजिए, परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रवाहित होती है। तो आइए हम लोग उस चित्र को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास एक सेल है, एक विद्युत बल्ब है और एक एमीटर है और एक प्लग है। कुंजी से मिलकर बने विद्युत परिपथ की व्यवस्था का आरेख है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को जो है क्या नाम है, बैटरी को जोड़कर दिखाया गया है। इसका जो छोटा टर्मिनल होता है वो माइनस की तरफ इंडिकेट करता है, और जो बड़ा इसके अंदर डंडी दिखाई गई है वो प्लस चार्ज की तरफ डिनोट करती है। और इसको तो देखिए, इस जगह पर आपके पास यहाँ पर आपका स्विच है, और इस स्विच को ऑन करते हैं तो हमारे पास इस जगह पर से इस तरीके से जो है क्या नाम है आपके पास, क्योंकि मैंने बताया कि वैसे तो मेन तो आवेश इलेक्ट्रॉनों की तरह होता है, लेकिन क्योंकि प्राचीन समय में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई नहीं थी, तो इसकी दिशा को हम लोग देखिए इस डायरेक्शन में दिखा रहे, पॉजिटिव चार्ज आपका चल रहा है, और ये आपका बल्ब जुड़ा हुआ है या फिर जो भी चलने वाला है उसको जोड़ा गया है यहाँ पर अप्लायंसेस को, और इस तरीके से गति कर रहा है। और ये हम लोग जो वहाँ पर बात करते विशेष, ये रहा आपका एमीटर। तो एमीटर को हमेशा आपके पास श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, और इस प्रकार से ये आपके पास स्विच से ये करंट, ये बैटरी जो है आवेश को उत्पन्न करी, जिसके कारण ये चलने लग जाता है। और ये एक प्रकार का बंद परिपथ है, कहीं पर से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। एक विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 A विद्युत धारा, तो विद्युत धारा अर्थात I आपको डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर I इक्वल टू कितना है? 0.5 A, अर्थात 0.5 A मीटर। धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो ये विशेष तौर पे आपको याद रख लेने का 10 मिनट, क्योंकि आपके पास जो समय है, जो T है, उसको मापने की जो SI यूनिट है वो आपके पास सेकंड है। तो सबसे पहले इस 10 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपके पास ये 10 मिनट है, 10 मिनट है। तो 10 मिनट, तो आप सभी बच्चों को पता है कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 10 मिनट में कितने होंगे? तो 10 मिनट में कितने होंगे? तो 10 मिनट में बराबर कितने हो जाएंगे? तो 10 मिनट में आपके पास हो गए 10 गुणा 60 बराबर कितने हो गए? बराबर 600। तो हमें इस 600 सेकंड का इस्तेमाल करना है, ना कि मिनट का, अदरवाइज आपकी एसआई यूनिट काम नहीं करेगी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था? I इक्वल टू Q/T। Q क्या था? कूलाम था। ये कितना दिया है? 0.5 दिया है I, और इनटू में
आपके पास Q आपको निकालना है, और बटे में, चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। हमारे पास I इक्वल टू Q/T होता है। I हमारे पास 0.5 है और बराबर में Q को हमें निकालना है और T हमारे पास 600 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 1 होता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो Q इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 0.5 और इंटू में 600। तो जाहिर है कि आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो है कितना आएगा, तो 2 0 लगा दिया आपने, 1 2 और 5 से गुणा करी तो 5 6 कितने होते हैं, 30 होते हैं। 30 को आपने लिखा, लेकिन डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 नंबर है, तो 1 नंबर कैलकुलेशन में है तो आपने यहाँ पर एक डेसिमल लगा दिया। डेसिमल लगाने पे क्या हुआ, आपके पास कितना बचा, 300। तो 300 कूलाम आपका आंसर आ जाता है। तो सभी के SI यूनिट का ध्यान रखते हुए हमें न्यूमेरिकल पोर्शन को करना होता है। भीतर आवेशों का प्रवाह, कोई धातु विद्युत चालन कैसे करती है। आप सोचते होंगे कि निम्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को किसी ठोस चालक से गुजारने में बहुत कठिनाई होती है। ठोस के भीतर परमाणु एक दूसरे के साथ संकुलित होते हैं और इसके बीच बहुत कम स्थान होता है, परंतु यह पाया गया है कि इलेक्ट्रॉनों में किसी ठोस क्रिस्टल से बना रुकावट ठीक वैसे ही आसानी से यात्रा कर सकते हैं जैसे कि निर्वात में। यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति रिक्त स्थानों में आवेशी की गति से बहुत भिन्न है, जब किसी चालक में कोई स्थायी धारा प्रवाहित होती है तब उसके भीतर इलेक्ट्रॉनों को निश्चित औसत अपवाह चाल से गति करते हैं। किसी प्रारूपिक कॉपर के तार के जिससे कोई लघु विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस अपवाह चाल का परिकलन किया जाता है और यह वास्तव में अत्यंत अल्प 1 मिलीमीटर कोटि की पाई गई है। फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे स्विच ऑन करते ही विद्युत बल्ब प्रकाश देने लगता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि विद्युत धारा केवल तब आरंभ हो जब कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत आपूर्ति के टर्मिनल से स्वयं चलकर बल्ब से होते हुए दूसरे टर्मिनल तक पहुँचे, क्योंकि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का भौतिक अपवाह एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। विद्युत धारा प्रवाहित होने की यथार्थ प्रक्रिया, जो प्रकाश की चाल के लगभग समान चाल से चलती है, मंत्रमुग्ध करने वाली है, परंतु इस पुस्तक के कार्यक्षेत्र से बाहर है। क्या आप उच्च स्तर पर इस प्रश्न की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। 12.2 विद्युत वैभव और विभवांतर। वह क्या है जो विद्युत आवेशों को प्रवाह कराता है। आइए जल के प्रवाह से सादृश्य आधार पर इसका विचार करते हैं। किसी कॉपर के तार से आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं होते हैं, ठीक वैसे ही किसी आदर्श क्षैतिज नली से जल प्रवाहित नहीं होता। यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च तल में रखें, जल टैंक से जोड़ दें, जिससे नली के 2 सिरों के बीच कोई दाबांतर बन जाए, कोई अंतर आ जाए, तो नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर प्रवाहित होता है। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। तो जाहिर है कि जब चालक के अनुदिश विद्युत में कोई अंतर आता है तो उसे हम लोग विभवांतर कहते हैं। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जाता है, अर्थात उनको जोड़ा जाता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल में कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है। जब सेल में से किसी से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है, जब सेल को किसी चालक परिपथ आवेश से संयोजित करते हैं, तो विद्युत विभवांतर उस चालक के आवेशों की गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। किसी धारावाहिक विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो यहाँ पर डेफिनेशन है, जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग विद्युत विभवांतर कहेंगे।
अर्थात मान लीजिए ये टर्मिनल कोई पॉइंट ए था, यहाँ पर से हम लोग जो है क्या नाम है बी तक लेकर गए और बी यहाँ पर कोई अप्लायंसिस लगा हुआ था। तो यहाँ पर मान लीजिए जो भी एक एकांश आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वर्क किया गया, मान लीजिए इस जगह पर पहले 400 में डिनोट कर रहा था कूलाम और यहाँ पर हमारा 600 डिनोट कर रहा है। तो जो 200 कार्य किया गया, इन दोनों के बीच का अंतर 600 माइनस 400 वही आपका विद्युत विभवांतर होगा। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अर्थात V से डिनोट किया जाता है। किया गया कार्य को हम W से डिनोट करते हैं और आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, V इक्वल टू अर्थात विभवांतर इक्वल टू W अपॉन में Q अर्थात कार्य अपॉन में Q आवेश। विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। याद करना है विद्युत विभवांतर का, विद्युत का तो एम्पियर एमीटर था, लेकिन यहाँ पर विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है, जिसे इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को 1 वोल्ट से डिनोट किया जाता है। ये भी आपके हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से इसे याद कर लीजिए आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दर्शाया भी गया कि 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल कूलाम। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर की सदैव उन बिंदुओं से पासर में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। तो यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल पॉइंट देखते हैं। तो आपके पास 12V विभवांतर है, दो बिंदुओं के बीच जो कूलाम है वो 2C है। आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने अभी फॉर्मूला आया था, फॉर्मूला क्या आया था? V इक्वल टू W अपॉन में Q। तो आप देख लीजिए विभवांतर कितना आपके पास 12 है और उसके बाद W आपको निकालना है, कूलाम आपको 2 दे रखा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो W बराबर आपके पास आ जाएगा 12 दूनी 24। तो 24 और क्या चीज़ निकाल रहे थे हम लोग? W। तो कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल। तो जूल आ जाएगा। देखिए 12.3 विद्युत परिपथ आरेख। हम जानते हैं कि कोई विद्युत परिपथ जैसा कि चित्र 12.1 में दिखाया गया है, एक सेल अथवा एक बैटरी, एक प्लग कुंजी विद्युत अवयव अर्थात अवयवों तथा संयोजी तारों से मिलकर बनता है। विद्युत परिपथ का प्राय ऐसी व्यवस्था आरेख खींचना सुविधाजनक होता है जिसमें परिपथ के विभिन्न अवयवों को सुविधाजनक पूर्व प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। सारणी 12.1 में विभिन्न अवयव में होने वाले कुछ विद्युत अवयव को निरूपित करने वाले रूढ़ प्रतीक दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर क्रम संख्या दी गई है, अवयव दिए गए हैं, प्रतीक दिए गए हैं और विद्युत सेल के लिए इस्तेमाल किए गए सिंबल, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन दिखाया गया है। खुली प्लग देखिए स्विच किस प्रकार से होता है, इसमें डॉट नहीं होता है। बंद में देखिए कैसा होता है, डॉट होता है। तार संधि को देखिए आपको दिखाया गया है। देखिए क्या नाम है, बिना संधि के तार की क्रॉसिंग को यहाँ दिखाया गया है। विद्युत बल्ब को लगा करके दिखाया गया, यहाँ पर प्रतिरोध को दिखाया गया है आपको। परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक को भी दिखाया गया है। एमीटर को दिखाया गया है। वोल्ट मीटर को दिखाया गया है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उससे प्रवाहित विद्युत धारा के बीच कोई संबंध है? आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसकी छानबीन करते हैं। क्रियाकलाप 12.1 चित्र 12.3 में दिखाए अनुसार एक परिपथ तैयार कीजिए। इस परिपथ में लगभग 0.5 मीटर लंबा निक्रोम का तार XY, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर तथा 4 सेल जिनमें प्रत्येक 1.5 वोल्ट को हो जोड़िए। निक्रोम, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज तथा आयरन एक मिश्र धातु है। चित्र की सहायता से आपने उन चीज़ों को जोड़ना है, निक्रोम वगैरह को। ठीक है, देखिए सबसे पहले परिपथ में विद्युत धारा के स्रोत में केवल एक सेल का उपयोग कीजिए। परिपथ में निक्रोम तार XY से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को एमीटर के पाठ्यक्रम I के तार के बीच विभवांतर को वोल्ट मीटर के पाठ्यक्रम B इन्हीं दी गई सारणी में भर देना में। इसके पश्चात परिपथ में 2 सेल जोड़िए। निक्रोम के तार में प्रवाहित करने वाली विद्युत धारा के सिरों के बीच विभवांतर मान लीजिए
मान ज्ञात करने के लिए मीटर तथा वोल्ट पाठ कर नोट कीजिए। उपयुक्त सारणी को पहले 3 सेल और फिर 4 सेलों के परिपथ में पृथक पृथक लगातार दोहराइए। विद्युत V और I के प्रत्येक युग्म के अनुपात V = VI अपॉन में परिकलित कीजिए। VI के बीच ग्राफ खींचिए तथा ग्राफ को प्रेक्षण कीजिए। पहले सेल को जोड़ने पर हमारे पास 0.2 एम्पियर 2 एम्पियर मान लीजिए आपके पास विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उस समय पर हमारा जो विद्युत विभवांतर है वो 0.4 है। उस समय पर कितना है 0.4। पॉइंट वगैरह को चलिए छोड़ते हैं, हम डायरेक्ट नंबर्स को मान लेते हैं। तो देखिए क्या नाम है, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट देखते हैं। तो जो आपके पास विद्युत धारा है, मान लीजिए आपके पास 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उस स्थिति के अंदर जो विद्युत विभवांतर है वो आपके पास 4 है। फिर हम लोगों ने सेकंड बैटरी को कनेक्ट किया तो आपके पास जो विद्युत धारा है उसका पाठ्यक्रम 4 आ रहा है, तो इस जगह पर ये 8 हो जाएगी और ऐसे ही ये 6 हो जाएगी तो ये आपके पास 12 हो जाएगा। और ये विद्युत और उसके बाद ये 8 हो जाएगी तो आपके पास ये 16 हो जाएगा। तो इसका देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग देख लेते हैं। VI का ग्राफ इसे बोलते हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है VI का ग्राफ। तो हम लोगों ने इस जगह पर 2, 4, 6 और 8 को दर्शा दिया है। इस जगह पर हम लोगों ने 4, 8, 12, 16 जैसे आप लोग बनाते हो ग्राफ को वैसे बनाना है। तो ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पर देखिए 2 है तो उस समय पर कितना है, तो 2 की सीध में 4 तो आपने यहाँ पे लगा लेना है। और उसके बाद 4 की सीध में 8 तो यहाँ पे लगा लीजिए। और यहाँ पर इस प्रकार से आप लगाते हो तो आपके पास एक ग्राफ में सीधी लाइन प्राप्त होती है। इसे हम लोग VI का ग्राफ कहते हैं और इसी ग्राफ के थ्रू हम लोग जो है ओम्स लॉ को डिफाइन करेंगे। एक ग्राफ में आप देखेंगे कि प्रत्येक प्रकरण में V/I लगभग एक समान मान प्राप्त होता है। इस प्रकार VI ग्राफ चित्र 12.3 में दिखाए अनुसार मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा होती है। इस प्रकार VI एक नियत अनुपात है। 1827 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने इस किसी विद्युत तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया था। एक विद्युत परिपथ में विद्युत तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। तो 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार समान रहना चाहिए। इसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक डेरिवेशन को दिखाया गया, एक फॉर्मूले को प्रूव करते हुए दिखाया गया है आपको ओम्स लॉ को। तो यहाँ पर देखिए जो आपके पास विद्युत विभवांतर होता है वो समान अनुपाती होता है I के। ये जो साइन सिंबल है समान अनुपाती का है, ठीक है, समान अनुपाती लिख लेना। VI जब हम इसको सोल्व करते हैं तो एक नितांत अर्थात एक फिक्स नंबर प्राप्त होगा। हर सिचुएशन में जो भी नंबर आ रहा है, चाहे 2 आ रहा है तो 2 आता चला जाएगा, अगर 5 आ रहा है तो 5 आता चला जाएगा, जिसके कारण उसकी लाइन सीधी हो जाती है। तो वो नितांत हमारे पास होता है। तो R आपके पास क्या है, R आपके पास जो है एक नितांत है, जो ताप है वो निश्चित है। तो यहाँ पर V = IR, ये आपके पास नया फॉर्मूला डेवलप हो जाता है V = IR। इसी से R = V/I आपको प्राप्त होता है। इसी के थ्रू हम वहाँ पर जहाँ पर मैंने आपको नंबर्स मान के 2, 4, 6, 8 करा था, 4, 8, 16, तो वहाँ पर यदि हम निकालेंगे तो हमें एक फिक्स नियतांक मिलेगा। नहीं तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए R आपके पास फॉर्मूला आ गया है तो V/I, तो V/I है आपके पास। तो हमारे पास V कितना था, V हमारा पहली बार में 4 था और I कितना था, 2 था। तो 2 से काट दीजिए तो आपके पास 2 आ गया। सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं तो सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या था, आपके पास जो V था, V कितना हो गया था, 8 हो गया था। और आपके पास जो विद्युत धारा थी वो 4 हो गई थी। तो 4 दूनी कितने होते, 8। तो हर स्थिति में आपको 2 अर्थात एक नियतांक मिल रहा है, एक बराबर संख्या मिल रही है। इसका ग्राफ क्या होता है, VI का ग्राफ एक सीधी लाइन होता है। तो आप यहाँ से इसकी जांच भी कर सकते हैं। समीकरण 12.2 में दिए गए किसी विद्युत
किसी धातु के लिए दिए गए ताप पर आर नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो इसी आर को हम लोग क्या कहते हैं, इसी आर को हम लोग इसका प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का यह मान कि वह समीकरण 12.2 में किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर आर नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो आर को प्रतिरोध को किससे डिनोट किया जा रहा है, आर से। किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह की दर का विरोध करता है, उसको कम प्रवाहित होने की तरह रोकता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ये ओम का सिंबल है। ओम के नियम के अनुसार आर इक्वल टू वी आई होता है। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध R इक्वल टू 1 ओम होगा। तो यहाँ पर वही किसी चालक के बीच में, तो यहाँ पर इसको दर्शाएगी कि 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। तो समीकरण 12.5 से हमें यह संबंध भी प्राप्त होता है कि I इक्वल टू वी अपॉन में R होता है। समीकरण 12.7 से स्पष्ट होता है कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हमें याद कर लेने हैं कि यदि प्रतिरोध दुगना हो जाता है अर्थात आर आपका क्या हो जाता है, आर आपके पास डबल हो जाता है, आर आपके पास क्या होता है, डबल हो जाता है। तो उस स्थिति में जो विद्युत धारा अर्थात आई है वो आपकी कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, अर्थात 1/2 एम्पियर हो जाती है, आधी हो जाती है। तो व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को बढ़ाना अथवा बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ को विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली डिवाइस जो होती है, अवयव जो होता है, उसे परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। जैसे आपके घरों के अंदर पंखे को रेगुलेटर से रेगुलेट किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध लगाया जाता है। तो किसी भी धारा में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायिक युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग धारा नियंत्रक कहते हैं। यही आपका रेगुलेटर्स होता है। अब हम नीचे दिए गए क्रियाकलाप की सहायता से चालक के विद्युत आपका एक क्रियाकलाप दिया गया, तो उसे आप अपनी बुक से देख लीजिए। इस क्रियाकलाप में हम अवलोकन करते हैं कि विभिन्न अवयव के लिए विद्युत धारा भिन्न है। यह भिन्न क्यों है? कुछ अवयव विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सरल पथ का निर्माण करते हैं जबकि अन्य इस प्रवाह का विरोध करते हैं। हम यह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा परिपथ की गति की दिशा के कारण परिपथ में कोई विद्युत धारा बनती है, तथापि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। जिन परमाणुओं के बीच ये गति करते हैं उन्हीं के आकर्षण द्वारा इनकी गति नियंत्रित की जाती है। इस प्रकार के चालक से होकर इलेक्ट्रॉनों की गति उनके प्रतिरोध द्वारा मंद हो जाती है, अर्थात कम हो जाती है। एक ही साइज के चालकों में यह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है अधिक अच्छा चालक होता है। वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधक कहलाता है। जो प्रतिरोध लगाएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिरोधक कहेंगे। सर्वसम साइज का अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है हीन चालक कहलाता है। जिसका ज़्यादा प्रतिरोध होगा अर्थात आर ज़्यादा होगा तो वह हीन चालक कहलाएगा। समान साइज का कोई विद्युत रोधी इसमें से कोई प्रतिरोध गया है कि जब तार की लंबाई दोगुना कर देते हैं तो एमीमीटर का पाठ्यक्रम आधा हो जाता है। तो इन पॉइंटों को याद रखिए अपने दिमाग में। परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई का तार का मोटा तार जोड़ने पर एमीमीटर का पाठ्यक्रम बढ़ जाता है। तो जाहिर है कि यहाँ पर सीधी सी बात है, यदि तार की लंबाई को हम दुगना कर दें, यदि हम तार की लंबाई को क्या करें, दोगुना कर दें, दोगुना हमने कर दिया, बढ़ा दिया इसको, तो क्या होगा आपके पास, जो आपके पास एमीटर होगा उसका पाठ्यक्रम आधा हो जाएगा। तो जैसे भी पीछे भी मैंने बताया था कि अगर वो 2 एम्पियर दिखाई दे रहा है तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अर्थात 1 हो जाएगा। और इसके अलावा यदि हम क्या करें, एमीटर को यहाँ पर जो है समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर का पाठ्यक्रम बढ़ जाता है। तो मान लीजिए इस प्रकार से है ये, और यहाँ पर से जो है क्या नाम है, इसी समान लंबाई का एक और मोटा तार हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास इसका क्या होगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए समान लंबाई पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर बढ़ जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ दिखाई देगा। उसके पीछे रीजन्स क्या है, ये आपका जो पतला तार है इसके अंदर क्या होता है, आर अर्थात रेजिस्टेंस होते हैं। वो क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने से उसको रोकते हैं।
तो इसी वजह से इसका आर ज़्यादा होता है, तो इसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होती है। लेकिन यहाँ पर आर जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट भी हम कह सकते हैं एक तरीके से कम होती है, तो इस वजह से इसमें विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होती है। एमीटर के पाठ्यक्रम में तब भी अंतर आता है जब परिपथ में भिन्न पदार्थ समान लंबाई के, जाहिर है कि आपके पास कॉपर हो गए, सिल्वर हो गए, लोहा हो गया, इस तरीके के जो तार जोड़े थे इनके अलग अलग जो है ये किसी को आसानी से जो है विद्युत धारा को प्रवाहित होती है, किसी को कम। तो मैटर भी यहाँ पर जो होता है पदार्थ वो भी मायने रखता है। तो समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को जोड़ते हैं। ओम के नियम समीकरण 12.5 12.7 को अनुप्रयोग करने पर हम ये पाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध, तो पहला देखिए हमारे पास आ गया चालक की लंबाई, दूसरे नंबर पर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तीसरे नंबर पर उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। परिशुद्ध ताप यह दर्शाता है कि किसी विद्युत धारा के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारे पास देखिए यहाँ पर दो रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। पहला रिजल्ट हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि जो R होता है, आपका जो प्रतिरोध होता है, आपका जो प्रतिरोध है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली समानुपाती है किसके, लेंथ के, लंबाई के। किसके समानुपाती है, लंबाई के। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर समझाया, आपने लंबाई बढ़ाई तार की तो आपका प्रतिरोध भी बढ़ गया। आपने क्या करा, आपने किस चीज़ को बढ़ाया, आपने उसकी लंबाई को बढ़ाया, मतलब आपने किसको इंक्रीज किया, लंबाई को। और लंबाई के इंक्रीज करते ही आपके पास क्या हो गया, आपका प्रतिरोध भी इंक्रीज हो गया, अर्थात दोनों में वृद्धि हो जाती है, तो इसे हम समानुपाती बोलते हैं। सेकंड नंबर पे देखिए आपके पास क्या हुआ, तो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया क्रॉस सेक्शन, ये इसका जो क्षेत्रफल दिखाया, तार की जो मोटाई दिखाई, तो देखिए इसमें जो है क्या बोलते हैं, अपोजिट संबंध होता है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो देखिए किस प्रकार से, आपने क्या करा, इसके एरिया को, ए को बढ़ाया, एरिया को बढ़ाया, एरिया को क्या करा आपने, इंक्रीज करा। जैसे एरिया इंक्रीज हुआ, आपका जो आर है, आर आपका क्या हो गया, आर आपका कम हो गया। और इसका उल्टा भी, उल्टा भी कैसे, आपका जैसे ही एरिया कम हुआ वैसे ही आपका प्रतिरोध बढ़ गया। तो ये क्या होते हैं, ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर इन दोनों चीज़ों को हम ऐड करें, किसको, ये पहली वाली इक्वेशन को ऐड कर दें और दूसरी वाली इक्वेशन को यदि हम ऐड कर दें, तो ऐड करने पर देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए दोनों जगह पर से यदि हम दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड को यदि हम ऐड करते हैं, तो हमें जो है डायरेक्ट देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर से इस प्रोपोर्शनल को, साइन को हटाने के लिए कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो दोनों के अंदर समान हो, दोनों के मतलब पूरे के पूरे तार के अंदर वो समान हो। तो हमारे पास एक होता है P, जिसे हम रो बुलाते हैं, P जिसे हम लोग क्या बुलाते हैं, जिसे हम लोग रो कहते हैं, रो। तो यहाँ पर जो है क्या नाम है, ये स्थिरांक है, मतलब ये कांस्टेंट रहता है, ये हिलता नहीं है। क्यों, क्योंकि तार में सभी जगह पर जो होता है, ठीक है, जो चालक का प्रतिरोध होता है वो समान रहता है, एक ही जैसा होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक तार के अंदर किसी जगह पर कुछ करंट हो, किसी जगह पर कुछ करंट हो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम एक संग ऐड करते हैं तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला डेवलप होता है। तो देखिए क्या हुआ, R इक्वल टू, आपके पास अभी आपको पता है कि L अपॉन में A होगा। तो आपको पता है क्या चीज़, दोनों चीज़ों को आप ऐड करिए तो L जो होगा, L के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सीधा नहीं, L के तो आपके पास क्या होगा, वो डायरेक्टली पर। चलिए तो ऐसे देखते हैं। तो देखिए P क्या चीज़ है, P आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के है, और अपॉन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास
डायरेक्टली समानुपाती तो एल के है, और जो होता है व्युत्क्रमानुपाती किसके है, व्युत्क्रमानुपाती आपके ए के है। ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ए के है। तो यहाँ पर इस सिंबल को हटाने के लिए वो हम कांस्टेंट चीज़ को ढूंढ के लाते हैं। यहाँ पर ये पी नहीं है, ये आर है, आर, ठीक है, आर को बारे में देखा था हमने। और इसको इस वाली चीज़ को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमारे पास हम उस चीज़ का यूज करते हैं जो सभी जगह पर समान रूप से वर्क करती है। तो यहाँ पर पी है, तो जो इस पर जो अंदर जो विद्युत की सप्लाई होगी उस पदार्थ में वो सभी जगह पर समान रहेगी। तो यहाँ पर हम इस बराबर का साइन लेकर आते हैं इसकी जगह पर, तो देखिए कैसे हो जाता है। तो आपके पास आर इक्वल टू हो जाएगा पी अर्थात रो, वो क्या हो जाएगा आपके पास एल अपॉन में ए। इससे रिलेटेड आपका प्रश्न आ सकता है। मैंने आपको यहाँ पर एक प्रकार से पूरा का पूरा इसका डेरिवेशन समझाने की कोशिश की है और बहुत बेहतरीन शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। आप सभी इसको ज़रूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लें। आप रो के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है और इसका एसआई मात्रक भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए आगे हम लोग चैप्टर को देखते हैं। यहाँ पर पी आनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम है। यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10⁻⁻8 ओम से 10⁻⁻6 ओम मीटर है। ये विद्युत की अच्छी चालक है। रबड़ तथा कांच जैसे विद्युतरोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻, ओम मीटर कोटि की होती है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। सारणी 12.2 में हम यह देखते हैं कि व्यापक रूप में मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन अर्थात दहन किया जा सकता है। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में तो एकमात्र टंगस्टन, तो जाहिर है इसका याद रखना है कि विद्युत बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है, तो फिलामेंट के रूप में, तंतु के रूप में टंगस्टन का यूज किया जाता है। ये एक मिश्र धातु है ही उपयोग किया जाता है, जबकि कॉपर तथा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। सारणी 12.2 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता, चालक आपको दिखा रखे, पदार्थ दिखा रखे, उनकी प्रतिरोधकता है। तो आप सिल्वर तथा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। यहाँ पर एक सारणी दिखाई गई है 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो चालक है, पदार्थ है जिसमें सिल्वर नंबर 1 पर है, जिसमें सबसे अधिक आपके पास जो है क्या नाम है, विद्युत को दिखा रखा है 1.6 × 10⁻⁹। तो आप यहाँ पर से अधिकतर एक आध दो को याद कर लीजिए, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जैसे सिल्वर हो गया, टंगस्टन हो गया, और बाकी इनकी जो पी होती है वो दिया रहता है आपको वहाँ पर पेपर में क्वेश्चन में कराया तो वहाँ दिया रहता है। अपने उदाहरण नंबर 12.3 को देखते हैं। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो यहाँ पर आपके पास फिर उसके बाद पहला प्रश्न हो गया। फिर दूसरा प्रश्न है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट से कितनी धारा लेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो जैसे हमें V गिवन है 220 वोल्ट, R हमारे पास गिवन है, तो हम लोग इसको जो है, मैंने पहले नंबर पे आपको जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसे निकाल सकते हैं V = IR के अकॉर्डिंग। तो देखिए आप सभी को पता है कि V = क्या होता है, आपके पास IR होता है, IR होता है। और उसके बाद देखिए क्या क्या आपको दे रखा है। तो आपको दे रखा है एक तो V दे रखा है, V, और एक आपको और क्या दे रखा है,
तो V आपको दे रखा है और दूसरे नंबर पर आपको R दे रखा है, R। तो अपने उदाहरण 12.3 को देखते हैं। पहले नंबर ये यहाँ पर पूछा गया यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। बी पॉइंट है यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल टू IR होता है आपके पास। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या चीज़ है, तो यहाँ पर हमें जो है हम लोगों को इस जगह पर जो है क्या नाम है, I को निकालना है। तो I इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, I इक्वल टू हमारे पास हो गया, इसको B को ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पर R इसके संग मल्टीप्लाई कर रहा है तो नीचे चला जाएगा। तो होता है हमारे पास I इक्वल टू होता है V अपॉन में R। तो हमारे पास V देख लीजिए कितना है, तो V आपके पास 220 वोल्ट है। तो V कितना है आपके पास, 220 वोल्ट है। और उसके बाद आपके पास ओम R कितना है, तो R जो है आपके पास 1200 है। तो एक जीरो से इसकी एक जीरो कट गई और आप इसे जो है क्या नाम है और फर्दर आप डिवाइड कर लीजिए। तो हमने 2 से काटा तो इसे तो 11 आ गया और इसको हम लोगों ने काटा तो 60 आ गया। इस 60 से हम लोग 11 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.18 आएगा, डिवाइड आप कर लेना। और जो भी आपकी विद्युत धारा होती है उसको हमेशा एम्पियर में मापा जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पर A आपका सिंबल लगा दिया गया है। तो आइए आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो हम लोग अपनी सेकंड कंडीशन में देखते हैं, हमें दिया गया था V तो आपका वही है, दोनों जगह पर सेम है वोल्ट, और R वहाँ पर आपका 1200 था, यहाँ पर R आपका प्रतिरोध घट गया है। तो जब भी प्रतिरोध घटता है तो सामान्य तौर पर आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास जो विद्युत धारा होती है वो बढ़ जाती है। तो देखिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं, उसी फॉर्मूले से हम लोग सोल्व करेंगे। हमें पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। मुझे एक ही फॉर्मूला मैं याद करता हूँ, उसी फॉर्मूले से मैं आगे फॉर्मूले आपके बना लेता हूँ। तो बार बार मैं फॉर्मूले नहीं लिखता हूँ, नहीं रटता हूँ अलग अलग तरीके से। तो देखिए V इक्वल टू IR होता है और इस जगह पर आपके पास फिर से आपको क्या निकालना है, इस जगह पर फिर से आपको I निकालना है। तो आपको पता चल गया कि I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन में R होगा, क्योंकि R यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर डिवाइड करेगा। तो देखिए बिल्कुल साधारण शब्दों में 220 को आपने ऊपर की तरफ रख दिया तो 220 और बटे में कितना आ गया, 100। तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और एक इस जीरो के लिए 2 अंक को छोड़िए और उसके बाद यहाँ पर एक जो है एक अंक दिखाई दे रहा है उसके लिए आप दशमलव लगा दीजिए और 2 एम्पियर। तो आपके पास 2.2 एम्पियर ये आपके पास जो है नेक्स्ट का आंसर निकल गया है। तो आप स्पष्ट शब्दों में देख पा रहे हैं कि 220 वोल्ट के समान विद्युत स्रोत से विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धाराओं के अंतर पर ध्यान दें। जाहिर दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर 0.18 है और यहाँ पर 2.2 एम्पियर है। तो जाहिर है कि आप विशेष स्पेशल शब्दों में देखिए, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध आपका हायर है, ज़्यादा है, तो इसी वजह से उसके अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कम है, जबकि यहाँ पर आपके पास जो प्रतिरोध है वो कम है, तो यहाँ पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 12.4 को हम लोग देखते हैं। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4A विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर V 60 है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, I अर्थात आपको निकालना है जब विभवांतर को 120 तक बढ़ा दिया जाए। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग पहली कंडीशन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास विद्युत धारा अर्थात I गिवन है और विभवांतर अर्थात आपके पास V गिवन है, तो इससे सबसे पहले हम लोग R को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा वही जो फॉर्मूला हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो V इक्वल टू क्या होता है आपके पास, IR होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लेकर आइए, V कितना है आपके पास, वोल्ट आपके पास 60 है, कितना है, 60 है, और I आपके पास कितना है, 4A है, 4 है अर्थात, और इनटू में R। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए तो आपके पास 15 चौके 60 होते हैं,
या फिर आप भाग कर दीजिए 60 को 4 से, तो आपके पास जो निकल कर आई वैल्यू ओम में है वो आर है, वो आर है, आर। अब क्योंकि प्रतिरोध मैंने पहले ही बताया कि आपको इन क्वेश्चनों को करते समय विशेष तौर पे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, तो प्रतिरोध उस तार में सभी जगह पर समान होगा, समान होगा, तो आर हम यही यूज करेंगे। इसकी सहायता से हम उसमें प्रवाहित होने वाले करंट अर्थात आई विद्युत धारा को निकाल लेंगे। तो देखते हैं आगे। देखिए इस जगह पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, अब आपको क्या निकालना है, आई निकालना है, आई निकालना है फिर से। तो आई इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, ये सेकेंड कंडीशन है। तो सेकेंड कंडीशन में आई इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, वी अपॉन में आर, यही फॉर्मूला हो गया जो फॉर्मूला आपका डेवलप होकर के आया है, आर। तो वी यहाँ पर कितना है, तो वी यहाँ पर देख पा रहे हो स्पष्ट रूप से 120 है। कितना है, 120 है। और बटे में आपने अभी अभी कितना प्रतिरोध निकाला है, 15। तो इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 15 अट्ठे कितने होते हैं, 120। तो 8A ये आपके पास आई निकल गया, आई अर्थात, तो आप समझ ही गए होंगे क्या हो रहा है। तो देखिए, अर्थात तब विद्युत हीटर से प्रवाहित विद्युत धारा का मान 8A हो जाता है। आइए हम लोग इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं उदाहरण 12.5। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार को 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोधकता 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है, तो इस ताप पर धातु की प्रतिरोधकता क्या है। सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए, अर्थात उसको बताना पदार्थ कौन सा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको डी गिवन है, तो डी आपके पास मिलीमीटर में गिवन है। तो इस मिलीमीटर को पहले मीटर में निकालिए, क्योंकि जो भी लंबाई वगैरह हम लोग निकालते हैं वो मीटर में निकालते हैं। तो आप सभी जानते हो कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर किसके होगा, 100 सेंटीमीटर के। और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपके पास 10 मिलीमीटर के, 10 मिलीमीटर के। तो इसी यूनिट का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मीटर में 100 हो गए और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000। तो आपके पास जो है क्या नाम है, यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके जो आएगा वो 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर में कन्वर्ट होके आ गया है। और अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने अभी पीछे देखा था, तो हमें क्योंकि P निकालना है, प्रतिरोधकता निकालनी है, तो यहाँ पर देखिए P इक्वल टू होता है RA अपॉन में आपके पास हो गया L। तो यहाँ पर देखिए जो A की हम बात कर रहे हैं, तो A आपके पास एक फॉर्मूला होता है एरिया, इसे A से एरिया है तो πr² होता है। यहाँ पर उसकी जगह पर हम लोगों को D लेना है, तो d² हो जाएगा। तो आपके पास A की जगह पर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, πd²। तो आपके पास फॉर्मूला हो रहा है R πd²। तो इसका यूज करते हैं हम लोग। और अपॉन में जो है, अपॉन में आपके पास 4L है। तो R देखिए, R कितना आपके पास 26 है। और इनटू में पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है, ठीक है। और गुणा में आपके पास D कितना है, तो D देखिए अभी अभी आपने निकाला है। तो D आपने कितना निकाला है, तो आपके पास 26 इनटू में आपके पास 3.14 और इनटू में आपके पास जो D है, D का वैल्यू रख दीजिए। तो D की वैल्यू हो गई आपके पास 3 इनटू में 10⁻⁻⁸ का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और अपने आंसर पर पहुंच जाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास 26 है और इनटू में आपके पास 3.14 है और इनटू में आपके पास ब्रैकेट का निशान लगा दीजिए 3 गुणा 10⁻⁻⁴ और बटे में आपके पास क्या है, 4L है।
तो L का मतलब 1 है तो ये 4 ही हो गया आपका। तो इसका पॉइंट हटा करके हम लोग यहाँ पर डबल ज़ीरो लगा लेते हैं और इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो 157 आ गया, 157 आ गया और यहाँ पर ये 200 हो गया। इसको हमने काट दिया 2 से तो ये 100 हो गया और इसको काट दिए तो आपके पास 13 हो गया। तो आप 13 की गुणा करते हो और उसके बाद इस जगह पर इसको आप सोल्व कर लीजिए तो 3 3 9 हो जाएंगे। तो आप किसकी गुणा करोगे, 13 की गुणा करोगे और उसके बाद 157 की गुणा करोगे और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि इस पर होल स्क्वायर है तो 3 3 9 हो गए और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 10, इसकी पावर भी डबल हो जाएगी। तो आपके पास जो है 4 दूनी 8 होगा, डबल पावर इसकी 8 माइनस के 8 लगेगी, 4 चौक 16 नहीं होगा कभी क्योंकि पावर्स में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती है और बटे में 4। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो, इन सब की मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास मल्टीप्लाई करके जो आता है वो नंबर आएगा, क्या नाम है, 101,369 क्योंकि इसके नीचे 100 है तो हम 2 अंकों को छोड़ करके एक यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे तो इसका मतलब आ गया 183.69। तो यहाँ पर दशमलव से 5 से अधिक है तो ये आपके पास 184 हो गया। तो 184 और गुणा में 10 पे 10 रेज़ टू पावर -8 है क्योंकि हम हमेशा पॉइंट के नंबर के बाद से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो इस जगह पर से इस पॉइंट को यहाँ लाने के लिए, इस जगह पे लाने के लिए हम इसमें पॉजिटिव के 10 की पावर 2 को घटा देते हैं, 10 की पावर 2 को घटा देते हैं। तो -8 में से प्लस के 2 चले गए तो कितने बचेंगे, -6। तो आप देख लीजिए जा कर के 1.84 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 है क्या मीटर। तो आप वहाँ पर जा कर के यदि देखते हो तो आपको आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है। तो देखिए टेबल में हम लोग जाते हैं, प्रतिस्थापित करने पर हमें ये प्राप्त हुआ जो मैंने सॉल्यूशन आपको करके दिखाया। इस प्रकार धातु की 20 डिग्री सेल्सियस वैद्युत प्रतियोगिता पर 1.84 10 रेज़ टू पावर -6 सारणी 12.2 में यदि हमने देखा तो हमें पाया कि ये मैग्नीज है। ये किसकी प्रतिरोधकता दे रखी थी, मैग्नीज की। तो मैंने आपको क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है। तो आइए आगे देखते हैं चैप्टर को। 6 एग्जाम्पल को देखते हैं। दिए गए पदार्थ की लंबाई L तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2A है। तो देखिए प्रथम तार के लिए हमारे पास जो R1 है वो 4A है, अर्थात R हमारे पास 4A आ गया। द्वितीय तार के लिए R2 क्या होगा, तो P = 1/2 अपॉन में 2A। तो ये हो गया आपके पास 1/4 क्योंकि अपॉन में है तो इस वजह से नीचे 2 जाएगा। इस तरीके से नंबर लिखा हुआ मान लीजिए 1/2 और अपॉन में है 2A। तो आप सभी को जब मैं मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ तो ये पहला और दूसरा क्रम ठीक है, ये तीसरा और चौथा क्रम है। तो चौथे क्रम में नीचे 1 है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो 1 आया और उसके बाद ये 2 नीचे जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4A हो जाएगा, 4A। तो आप इसको जो है क्या नाम है, जब इसको कन्वर्ट करेंगे R1 निकालेंगे अपॉन से तो आपके पास कितना जाएगा, वो कन्वर्ट होके R1 = आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आपके पास, 4 ओम, 4 ओम। सेकंड कंडीशन के लिए, सेकंड पहले में तो 4 ही था, यहाँ पर ही कितना निकल गया आपके पास, ये आपके पास कंडीशन के लिए यहाँ पर है। इस कंडीशन को देख लेते हैं R2 को हम लोग सोल्व करके, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। तो देखिए P हमको निकालना है। तो P देखिए हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर 1/2 गिवन है तो 1/2 आपका आप ऐसे लिखते हो और उसके बाद आपके पास 2A है। तो यहाँ पर ये पहला, दूसरा और ये तीसरा और चौथा क्रम आपके पास 1 है। तो हम लोग पहले और चौथे की मल्टीप्लाई करते हैं, पहले और चौथे की मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे और तीसरे की करते हैं। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 आएगा और 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4A आएगा। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो कितना है, वो आगे आपका जो है प्रतिरोध आपके पास निकल गया है 1/4 R1। R2 कितना निकला आपके पास, 1/4 R1 निकल गया है।
देखिए पहली कंडीशन तो ठीक है, सेकंड कंडीशन में जो दिखाई दे रहा है उसमें जगह पर आपको परेशानी होती है। तो R2 देखिए कैसे निकलेगा। तो R2 आपके पास P इक्वल टू आपके पास L/2 और अपॉन में है आपके पास 2A और इसके बटे में 1 मान लीजिए। तो मैथमेटिक्स के अंदर जो हम लोग करते थे, मैंने आपको तरीके बता रखे, जैसे ये 1 2 3 4 का क्रम बन गया, तो 1 और 4 की मल्टीप्लाई होती है, 2 और 3 की मल्टीप्लाई होती है। तो अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है R2। तो P ऐसी रहेगा और 1 की मल्टीप्लाई L से हुई तो वो L ही रहेगा। और नीचे की तरफ आपके पास क्या हो जाएगा, 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4A एम्पियर हो जाएगा आपके पास, 4A एरिया हो जाएगा आपके पास। तो आगे यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारे पास इसका फाइनल जो रिजल्ट आता है वो दिखाई दे रहा है 1/4 आपके पास P हो गया P और वो हो गया आपके पास L/A। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि P L/A इस जगह पर, देखिए इस जगह पर वो R1 है, कितना है वो 4 ओम है। तो कितना है 4 ओम है। तो 1/4 हो गया। इसकी जगह पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसकी जगह पर हम लोग 4 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 4 से 4 कट गया, तो हम लोग अपने फाइनल आंसर R2 को बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं कि 1 आपके पास ओम है। तो नया प्रतिरोध आपके पास क्या है, अर्थात नया प्रतिरोध आपके पास 1 ओम है। तो मैंने आपको अपने हिसाब से बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की है। तो आप वीडियो को बार बार देखिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। आइए आगे देखते हैं चैप्टर। देखिए 12.6 प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। पिछले अनुभाग में हमने कुछ सरल विद्युत परिपथों के बारे में सीखा है। हमने यह देखा कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान किस प्रकार उसके प्रतिरोध तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। विविध प्रकार के विद्युत उपकरणों तथा युक्तियों में हम प्रायः प्रतिरोधों के विविध संयोजन देखते हैं। इसीलिए अब हमें यह विचार करना है कि प्रतिरोधकों की संयोजनों पर ओम के नियम को किस प्रकार से अनुप्रयुक्त किया जाता है। प्रतिरोधों को परस्पर संयोजित करने की दो विधियां हैं। चित्र 12.6 में एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है जिसमें R1, R2, R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा गया है। प्रतिरोधों के इस संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है, इसका डेरिवेटिव भी अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप लोगों को x और y के बीच में 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 को जोड़ा गया है और वोल्ट मीटर को इसके जो है पैरेलल लगाया गया है और एमी मीटर को यहाँ पर जो है क्या नाम है, मीटर को यहाँ पर आपके पास श्रेणी क्रम में सीरीज में लगाया गया है। तो यहाँ पर आपको इस चित्र को दर्शाया गया है श्रेणी क्रम में संयोजन का प्रतिरोध। आइए आगे देखते हैं। प्रतिरोधक एक सात बिंदुओं x तथा y के बीच संयोजित है। प्रतिरोधों के इस क्रम को संयोजन को पार्श्व संयोजन कहा जाता है। तो ये आपको पार्श्व अर्थात समांतर रूप में दिखाई दे रहे हैं और वोल्ट मीटर को इनके पैरेलल ही हमेशा जोड़ा जाएगा। ये वोल्ट मीटर को पैरेलल और एमी मीटर को जो है क्या नाम है सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है, इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा श्रेणी क्रम में। तो ये आपका चित्र है 12.6.1 श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध। जब कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का क्या होता है, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। आइए इसे निम्नलिखित क्रियाकलापों की सहायता से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आपको क्रियाकलाप दर्शाया गया है, इसे आप यह देखेंगे कि एमीटर में विद्युत धारा का मान वही रहता है। यह परिपथ में एमीटर की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। इसका तात्पर्य है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा समान रहती है। ये पॉइंट हमें याद कर लेना है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध के समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आप यह देखेंगे कि विभवांतर V अन्य 3 विभवांतरों V1, V2, V3 के योग के बराबर है, अर्थात प्रतिरोध के श्रेणी संयोजन के सिरों के बीच कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधों के विभवांतर के योग के बराबर होता है।
यहाँ पर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 रहेगा। मान लीजिए चित्र 12.8 विद्युत में दर्शाए गए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I है। तब प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा भी I है। श्रेणी क्रम में जुड़े इन तीनों प्रतिरोधों को एक ऐसे तुल्य एकल प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध R है के द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव है, जिसे परिपथ में जोड़ने पर इसके सिरों पर प्रतिरोध V तथा परिपथ में प्रवाहित धारा I वही रहती है। समस्त परिपथ पर ओम का नियम अनुप्रयुक्त करने पर हमें प्राप्त होता है V इक्वल टू IR, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। समीकरण 12.11 से हम क्या देखते हैं, इसको हम लोग देखिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास IR क्या हो जाएगा, तो IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR। तो V को हम लोग V इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, IR होता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भी नहीं आपको समझा रखा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो ये IR1 हो गया। और इस V को हम क्या लिख सकते हैं, इस V को लिख सकते हैं IR, इस V को क्या लिख सकते हैं IR। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपके पास तीनों हो गया। तो तीनों हो गया तो क्या होगा, आपके पास IR1 आया, IR1। ऐसे ही IR2 आया, IR2 आया। ऐसे ही आपके पास IR3 आया। अब इन सभी में से हमने क्या करा, इधर की साइड में तो IR ही रहेगा। इन सभी में से हमने I को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस I से I कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है, सीरीज है, तो क्या प्राप्त हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव भी है और इसका फॉर्मूला भी है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में कन्फर्म पूछे जाते हैं। तो आप इसे ठीक ढंग से याद कर लीजिए और इसके क्वेश्चंस को भी हम आगे करेंगे। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब बहुत से प्रतिरोधक श्रेणी में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध R1, R2, R3 के योग के बराबर होता है। और इस प्रकार संयोजन का प्रतिरोध किसी भी व्यष्टिगत प्रतिरोध के प्रतिरोध से अधिक होता है। उदाहरण नंबर 12.7, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 है तथा एक 4 प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र 12.9 में दिखाए अनुसार A परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए, B परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा C विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर को परिकलित कीजिए। तो ये चित्र आपको दिखाया गया है, जिसके अनुसार हमें ये चीज़ें निकालनी है। तो आइए देखते हैं। लैंप का प्रतिरोध 20 ओम है और श्रेणी में संयोजित चालक का प्रतिरोध R2 4 ओम है। तो कुल प्रतिरोध आपके पास क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 भी जो हम लोगों ने फॉर्मूले में किया था। तो 20 और 4 को जोड़ करके 24 आ गया आपके पास। बैटरी के बीच में विभवांतर भी कितना है, 6 वोल्ट है। अब ओम के नियम के अनुसार परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास वहाँ पर जो फॉर्मूला था V इक्वल टू IR था, V इक्वल टू IR था। इस जगह पर आप रख दीजिए। तो V कितना है, 6 वोल्ट है। V कितना है, 6 है। और आपके पास I आपको निकालना है क्योंकि I गिवन नहीं, और R कितना आपके पास 24 है, गुणा में 24। इधर से ला करके 24 से इसको भाग कर दीजिए तो 6 और इसके बटे में 24 आ गया और बराबर में I। तो 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 चौक 24 से 1/4। 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास जो I निकल गया वो आ गया 0.25 एम्पियर। तो इतनी विद्युत धारा आपकी उसमें प्रवाहित हो रही है जब 24 ओम का बल लग रहा है। विद्युत बल्ब तथा चालक पर ओम के नियम के पृथक पृथक अनुप्रस्थ करने पर हमें विद्युत बल्ब के सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त होता है। तो B1 में हम लोग विद्युत विभवांतर निकाल लेंगे। पहले नंबर पे 20 और गुणा में अभी एम्पियर विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही थी, 0.25 से हो रही थी। तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दूनी 50 होते हैं आपके पास, 25 दूनी 50 होते हैं, अर्थात आपके पास कितना आ गया,
25 दूनी 50, 500 आ गया। और उसके बाद पॉइंट के बाद 2 दशमलव थे तो आप 2 दशमलव लगा लीजिए, तो 5 वोल्ट आपके पास यहाँ पर करंट होगा। सेकंड चालक के अंदर भी बिल्कुल सेम ऐसे करना है, 4 ओम हो गया और इंटू में 0.5, तो 25 चौका 100 होते हैं, 2 पॉइंट लगा लीजिए तो 1 वोल्ट आपके पास प्राप्त हो गया। तो अब मान लीजिए कि हम विद्युत लैंप तथा चालक के श्रेणी क्रम संयोजन को किसी एक एकल या फिर तुल्य प्रतिरोध से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। तो इस तुल्य प्रतिरोध का प्रतिरोध इतना होना चाहिए कि इसे 6 वोल्ट बैटरी को 2 टर्मिनलों से संयोजित करने पर, तो 2 टर्मिनलों से इसे संयोजित करना 6 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए आपके पास। क्योंकि पहले वाले के लिए 5 वोल्ट आपको करंट चाहिए, दूसरे वाले के लिए 1 वोल्ट चाहिए, तो कम से कम आपको 6 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ना पड़ेगा। 0.25 पे है तथा विद्युत प्रवाहित होती है, तब इस तुल्य प्रतिरोध का प्रतिरोध R, तो R इक्वल टू V अपॉन में I हो जाएगा। तो 6 बटे में 0.4 अर्थात 24 ओम, तो बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो यह श्रेणीक्रम परिपथ का कुल प्रतिरोध है, यह दोनों प्रतिरोधों के योग के बराबर है। यही हमसे पूछा गया था, तो ये आपके पास प्रूव हो गया। 12.6.2 पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध। आइए अब चित्र 12.7 में दिखाए अनुसार जोड़े गए सेलों के एक संयोजन अथवा बैटरी से पार्श्व क्रम में संयोजित तीन प्रतिरोधों की व्यवस्था पर विचार करते हैं। यह पाया जाता है कि कुल विद्युत धारा I संयोजन के प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली पृथक धाराओं के योग के बराबर है। तो वहाँ पर वोल्ट बराबर था, यहाँ पर विद्युत धारा बराबर है, तो जो बराबर होती है उसी के आधार पर हम लोग अपने डेरिवेटिव को या फॉर्मूले को प्रूव कर लेते हैं। मान लीजिए प्रतिरोधों के पार्श्व संयोजन का तुल्य प्रतिरोध Rp है। प्रतिरोधों के पार्श्व संयोजन पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है I इक्वल टू वी आर पी। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है I इक्वल टू वी अपॉन में R1। I2 को हम क्या लिखेंगे, V अपॉन में R2। I3 को हम लोग क्या लिखेंगे, V अपॉन में R3। तो देखिए यहाँ पर क्या नाम है, V अपॉन में RP, तो पैरेलल जो आपके पास है समांतर है। तो यहाँ पर देखिए VR1 VR2 प्लस में VR2 प्लस में VR3, तो आपके पास 1 अपॉन में RP क्या हो गया, तो 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन 1 नहीं है, ये आपके पास I है, I अपॉन में RP इक्वल टू 1 अपॉन I अपॉन में R1 R3 हो गया। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इधर से की साइड में ये आपके पास आई आर है, तो यहाँ पर हम लोगों ने I कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास देखिए क्या बचता है। देखिए यहाँ पर ये IR1 हो गया और इधर की तरफ से हम लोगों ने जो है क्या नाम है, I को कॉमन ले लिया, तो I को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। इस I से I कैंसिल हो गया, तो R आपके पास टोटल रेजिस्टर होगा, 1 अपॉन में प्रतिरोध होगा 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। ये आपके पास इसका डेरिवेटिव था जो प्रूव हो गया है। तो आइए इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन को देखते हैं। उदाहरण 12.8, चित्र 12.10 के परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोध को R1 R2 R3 के मान क्रमशः 5 ओम 10 ओम 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। ए नंबर में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा B, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा C, परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो देखिए R1 दे रखा है 5 ओम, R2 R3 और आपके पास वोल्ट बैटरी दे रखी है। प्रत्येक व्यष्टिगत प्रतिरोधों के सिरों पर भी विभवांतर इतना ही है, अतः प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलन करने के लिए ओम के नियम का उपयोग करते हैं। तो R1 से प्रवाहित विद्युत धारा I1 इक्वल टू V अपॉन में R1। I1 12 वोल्ट है आपके पास, तो V अपॉन में R हो गया, तो 5 ओम है तो कितनी निकल गई विद्युत धारा, 2.4 निकल गई। ऐसे हम करेंगे तो 1.2 निकल जाएगी, इसी प्रकार से हम करेंगे तो 0.4 एम्पियर हो जाएगी। तो परिपथ से कुल विद्युत धारा तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़ने पर हमारे पास टोटल विद्युत धारा I इक्वल टू 4 A आ गया, एम्पियर आ गया। तो यहाँ पर 12.18 से कुल प्रतिरोध RP का हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1 अपॉन में RP हो गया 1 अपॉन 5 प्लस में 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30।
तो इसका हम सभी ने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम इसका कितना आ गया, तो एलसीएम आपका इसका 30 आ गया। एलसीएम लेना आप लोग जानते होंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी क्लास है। तो 5 से हम इसको भाग करते हैं तो 5 6 30 होते हैं, तो 6 कम 6 हो गए, और 10 या 30 होते हैं तो 3 हो गया, और प्लस में 30 से कम 30 होते हैं तो 1 हो गया। तो 6 3 9 और 1 10 हो गए। 10/30 आपका है तो 0 से 0 कट गया तो 1/3, और इधर की साइड में है 1/RP। दोनों को उल्टा कर दीजिए तो आपके पास RP आपके पास कितना निकल गया, 3 ओम। ये आपका ये फाइनल आंसर है। आइए अगले वाले उदाहरण को देखते हैं, एग्जाम्पल को। 12.9 चित्र 12.12 में R1 इतना है, R2 इतना है, R3 इतना है, R4 इतना है, R5 इतना है, तथा प्रतिरोधों की इस विन्यास को 12 वोल्ट से सृजित किया जाता है। परिपथ में कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को हमें कैलकुलेट करना है कि इन पार्श्व क्रम में संयोजित दो प्रतिरोधों R1 और R2 को किसी तुल्य प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध R डैश से द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। तो इस प्रकार पार्श्व में संयोजित 3 प्रतिरोध R1, R3, R4 तथा R4 को किसी अन्य तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। तब समीकरण 12.9 का उपयोग करने पर हमें प्राप्त होता है कि I/1 में R डैश इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। तो यहाँ पर ये सॉल्व होकर के आपका कितना आ जाता है, R1 8 ओम आ जाता है। इसी प्रकार से I/R डैश को जोड़ लीजिए, अभी एलसीएम लेकर के जोड़ लीजिए, जैसा भी आपको बताया था 1/10 हो गया, और प्लस में 1/40। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 40 आ गया। 5 से काट दो, 5 8 40 हो गया आपके पास, और उसके बाद क्या, इसको उल्टा कर दीजिए तो 8 ओम आ गया। इसी प्रकार से सेकंड वाले को निकाल लीजिए तो आपके पास R डबल डैश 10 ओम आ गया। यहाँ पर पहले वाले से हमारे पास R डैश आ गया 8 ओम, R डबल डैश 10 ओम आ गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो 18 ओम आपका पास आ गया। अब हम लोग विद्युत धारा को कैलकुलेट करते हैं ओम के नियम के अनुसार। तो I इक्वल टू क्या होता है आपके पास, VR होता है। तो V कितना आपके पास 12 वोल्ट है, और बटे में 18, तो 6 दूनी 12 होते हैं और 6 3 18 होते हैं, 2/3 आ गया। तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो समथिंग आपके पास 0.0666 आएगा। तो आप सभी को पता है मैथमेटिकल तरीके से ये 0.6, और ये क्योंकि दशमलव के बाद 5 अंक की 5 से अधिक अंक की कंटिन्यू चल रही थी, इसे 1 अंक बढ़ा देते हैं, तो आपके पास ये मीटर हो गया। तो जाहिर है कि ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया जो उदाहरण में गिवन था। तो आप सभी खुद इंटेलिजेंट हो मैथमेटिक्स में इतना, तो आप सभी को ज्ञान है क्योंकि 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, तो आप सभी इसको आसानी से कर सकते हो। आप सभी मेरे हिसाब से काफ़ी बुद्धिमान बच्चे हो। हमने देखा कि किसी श्रेणीबद्ध विद्युत परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती, निश्चित रहती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से व्यवहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब या विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। इसका कारण यह है कि इन्हें उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न भिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण 12.3 में देखिए, श्रेणीबद्ध परिपथ से एक प्रमुख हानि यह होती है कि जब परिपथ एक अवयव काम करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य कोई अवयव कार्य नहीं कर पाता है। यदि अपने त्योहारों, विवाहोत्सव आदि पर भवनों की सजावट में बल्बों की सजावट लड़ियों का उपयोग होते देखा होगा, तो आपने बिजली मिस्त्री को परिपथ में खराबी वाले स्थान को ढूंढने में काफ़ी समय खर्च करते हुए ये देखा होगा कि कैसे वह फ्यूज बल्बों को ढूंढने में सभी बल्बों की जांच करता है, खराब बल्बों को बदलता है। इसके विपरीत पार्श्व परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न विद्युत संधारित्रों में विभाजित हो जाती है। पार्श्व किया गया कार्य हमारे पास BQ है, अतः स्रोत को T समय में BQ ऊर्जा की आपूर्ति करनी चाहिए। अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति अर्थात P इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन में Q अपॉन में T। तो कितना होगा, क्योंकि V अपॉन में BQ अपॉन में T तो ये चाहिए, तो और Q अपॉन में T को हम लोग I इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, I इक्वल टू हमारे पास होता है VR। तो यहाँ पर हम लोग किस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, I को निकालना चाहते हैं, तो I इक्वल टू हमारे पास VR होता है, और एक I इक्वल टू हमारे पास Q अपॉन में T होता है, Q अपॉन में T होता है।
तो यहाँ पर इसकी सहायता से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इस जगह पर आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी इसका यूज करेंगे। तो क्यू टी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं। तो हमारा क्या पहला फॉर्मूला बन गया, वी आई। ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया, इसे हमें याद रखना है। तो वी आई हो गया। तो पी इक्वल टू क्या होता है आपका, वी आई, अर्थात टी समय में स्रोत द्वारा परिपथ में प्रदान की गई ऊर्जा पी इंटू टी है, जो वी आई टी के बराबर है, वी आई टी के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए क्या नाम है, हम यदि आई को लिखना चाहें, आई को, तो उसके द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं। तो स्रोत खर्च की जाने वाली ऊर्जा क्या है, यह ऊर्जा के रूप में प्रतिरोधक में क्षयित हो जाती है। इस प्रकार किसी स्थायी विद्युत धारा आई में टी उत्पत्ति होती है। तो एक और नया फॉर्मूला आ गया आपके पास, H इक्वल टू, क्योंकि आपके पास जो पावर जो जा रही है उष्मा का एक रूप है, तो इस वजह से एच उसकी जगह पर हम लोगों ने एच को रिप्लेस कर दिया है। और वी आई आपके पास होता है। तो यहाँ पर जो है आपके पास वी, आपके पास जो फॉर्मूला बन गया वी आई टी बन गया, क्योंकि पी इक्वल टू टी होता है। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू आपके पास, पी को हमने वी आई निकाला है तो यहाँ पर हमने भर दिया। तो पी कितना था, पी हमारा वी आई था। और हमारे पास टोटल जो हीट जो हमारे पास व्यय हो रही है, तो एच इक्वल टू कितना व्यय हो रहा है, तो वो हमारे पास हो रहा है पी इंटू टी, क्योंकि जितना ऊर्जा जा रही है वो टी के रूप में कर, पी की जगह पर हम लोग वी आई को रिप्लेस करते हैं। तो वी आई इंटू टी, नया ये फॉर्मूला आपका डेवलप हो गया, सेकेंड फॉर्मूला। वो फर्स्ट फॉर्मूला था, सेकेंड। ओम का नियम समीकरण 12.5 लागू करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो देखिए H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो ये भी हमें एक फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। तो इस जगह पर आपके पास जो फॉर्मूला है हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे हो गया, ये वी आई है, तो यहाँ पर ये v जो होता है, v इक्वल टू क्या होता है आपके पास, आई आर होता है। v इक्वल टू क्या होता है आपके पास, आई आर होता है। तो आप इस v की जगह पर, इस v की जगह पर आप किसको रिप्लेस कर दीजिए, आई आर को। तो हम लोगों ने जब इसको आई आर की जगह पर रिप्लेस करा, तो आई, एक आई पहले से था, एक आई हो गया, तो आई स्क्वायर और आर टी आपके पास हो गया, क्योंकि आर यहाँ पर से आया है। तो ये तीसरा फॉर्मूला है हीट का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसे जूल का तापन नियम भी कहते हैं, इसी चीज़ को। ये जो दिखाई दे रहा है आपके पास ओम का नियम, इस नियम से यह स्पष्ट होता है कि किसी प्रतिरोध में खराब होने वाली ऊष्मा दिए गए प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा सेकंड नंबर पर दी गई विद्युत धारा के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती तथा थर्ड नंबर समय के अनुक्रमानुपाती होती है, जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। व्यवहारिक परिस्थितियों में एक विद्युत सांयंत्र तो किसी ज्ञात वोल्टता स्रोत से संयोजित करते हैं, तो संबंध आई इक्वल टू वी अपॉन में आर के द्वारा उस संयंत्र में प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलित करने के पश्चात समीकरण का 12.21 का उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपको उस चित्र को दिखाया गया है, एक्स वाई के अंदर आर रेजिस्टेंस को जोड़ा गया मीटर को विशुद्ध प्रतिरोध विद्युत परिपथ में अपरिवर्तन विद्युत धारा को दर्शाता है। उदाहरण 12.10, किसी विद्युत स्थिति में अधिकतम तापमान दर के लिए 840 वोल्ट की दर से ऊर्जा उपमुक्त होती है तथा 360 वोल्ट की दर से उस समय उपमुक्त होती है जब तापमान न्यूनतम है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है, तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोधों की परिकल्पित कीजिए। तो हम समीकरण 12.9 से हम यह जानते हैं कि निवेशित शक्ति P इक्वल टू वी आई है। तो ये फॉर्मूला आपको मैंने पहले बताया कि याद कर लेना है। तो इस प्रकार विद्युत धारा आपके पास क्या हो जाएगी, तो P कितना है आपके पास, पहली वाली कंडीशन के अंदर कर हम लोग सोल्व कर लेते हैं। जब तापमान अधिकतम होता है तो I इक्वल टू 140, तो P पावर कितनी है आपके पास, 840 है, और बटे में आपके पास 220 वोल्ट है। तो 0 से 0 कट गया, 220 वोल्ट है तो 2 से ये 11 हो गया, और इसे काट दिया तो आपके पास 42 हो गया। तो 11 से आप लोग इसको भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3.82 ये विद्युत स्त्री की, तो वो जो है आपके पास तापमान अधिकतम था। और तथा विद्युत स्त्री का प्रतिरोध, इसी का हम प्रतिरोध भी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, आर इक्वल टू वी आई। तो आर इक्वल टू वी आई से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वी अपॉन में आई से। तो वोल्ट कितना है, वोल्ट आपके पास 220 है, तो वोल्ट कितना है, 220 है। और आपके पास आई कितना है, तो आई अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना आई निकाला था,
3.82 एम्पियर। इसका पॉइंट हटा करके हम लोगों ने डबल ज़ीरो को यहाँ पे लगा दिया, डबल ज़ीरो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया और इसके बाद इसे 2 से काट लेते हैं तो 2 एकम 2 होते हैं और 2 नीम 18 होते हैं और 2 एकम 2 होते हैं और ये कितना आ गया 1111 आपके पास, और ये आपके पास आ गया डबल ज़ीरो। तो इससे आप 191 से आप इसे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 57.60 ओम आ जाएगा। सेकेंड वाले की कैलकुलेशन तापन की दर न्यूनतम है तब तो I = 360 वोल्ट है बटे में 220 वोल्ट। तो इसको डिवाइड कर दिया वैसे जैसे मैंने अभी बताया था कि 360 बटे में आप 220 कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 11 हो गया और आपके पास 18 हो गया। तो 11 और 18 का भाग करें तो 1.68 आपका पा गया। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.34 इतना आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन से आप 12.11 को हम लोग देखते हैं। किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो H आपके पास इतना दिया हुआ है 100 जूल और R आपके पास 4 ओम है, T आपके पास 1 सेकेंड है और V आपको कैलकुलेट करना है। तो समीकरण से हमें प्रतिरोध प्रवाहित विद्युत धारा I प्राप्त होती है। तो I = क्या होता है आपके पास अंडर रूट H अपॉन में 4 ओम सेकेंड। तो आपके पास I = हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो I = हो गया आपके पास H अपॉन में आपके पास R × T RT। तो देखिए क्या नाम है 4 आपके पास ये H कितना है तो H आपके पास 100 है, 100 बटे में वो कितना है आपके पास 4 गुणा में 1 हो गया। तो आप 100 का निकाल सकते हो। तो 100 का स्क्वायर रूट 10 × 10 होता है तो 10 आ गया अपॉन में 4, इसको काट दीजिए तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 तो 2/5। तो 12.5 में प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भी प्राप्त होता है तो V = IR होता है। तो 5 गुणा में 4 बराबर 20 वोल्ट आ गया आंसर आपका। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्यंभावी परिणाम है। बहुत सी स्थितियों में यह अवांछनीय होता है क्योंकि यह उपयोगी विद्युत धारा को ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत परिपथों में अपरिहार्य तापमान परिपथ के अवयव के ताप में वृद्धि कर सकता है जिससे उनके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली तथा विद्युत हीटर जूल के तापन पर आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियाँ हैं। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है, जैसा कि हम विद्युत बल्ब में देखते हैं। यहाँ पर बल्ब के तंतु को उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोके रखना चाहिए ताकि वह अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करे। इसे इतने उच्च पिघलना नहीं है। बल्ब के तंतुओं को बनने के लिए टंगस्टन गलनांक 33.80 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है। विद्युत रोधी टेक का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विलगित बनाना चाहिए। प्रायः बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैसें भरी जाती हैं और इसको टंगस्टन को याद कर लेना आप सभी ने, जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। तंतु द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है परंतु इसका एक अल्प भाग विकिरित प्रकाश के रूप में दृष्टिगोचर हो जाता दिखाई देने लग जाता है। जूल तापन का एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाली फ्यूज है। यह परिपथों तथा साधित्रों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा कोण से प्रवाहित न होने देकर करता है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। फ्यूज किसी ऐसी विद्युत धारा तथा मिश्र धातु का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक, उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के तापन में वृद्धि होती है। इससे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। फ्यूज तार प्रायः धातु के सिरे वाले पोर्सेलेन अथवा इसी प्रकार के प्रतिरोधी पदार्थ के कार्ट्रिज में रखा जाता है। घरेलू परिपथों के उपयोग में होने वाले फ्यूज की अनुमतम धारा 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 10 एम्पीयर आदि होती है। इस विद्युत इस्त्री के परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति उस समय मुक्त होती है जब उसे 220 वोल्ट पर परिचालित करते हैं। 100 वोल्ट बटे में 220 वोल्ट 4.554 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार 5 अनुक्रमांक का फ्यूज उपयोग करना चाहिए। विद्युत शक्ति आपने अपनी पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं।
तो शक्ति की डेफिनेशन आप सभी को पता है, ऊर्जा के उपयोग होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। 12.21 से हमें किसी विद्युत परिपथ में उपमुक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा दर प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत शक्ति भी कहते हैं। शक्ति P को इस प्रकार व्यक्त कर P इक्वल टू आई आर स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर अपॉन में R। तो ये भी आपके पास फॉर्मूला। विद्युत शक्ति का सही मात्रक वोट होता है। यह उस युक्ति द्वारा उपभुक्त होती है जिससे उस समय 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब उसे 1 वोल्ट विभवांतर पर कराया जाता है तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो इसको आपने याद कर लेना है। हाँ, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इक्वल टू 1 VA। तो वोट शक्ति का छोटा मात्रक कहता है। वास्तविक व्यवहार में हमें इसके काफ़ी बड़े मात्रक किलोवाट का उपयोग करते हैं हम लोग। 1 किलोवाट 1000 वोट के बराबर होता है। क्योंकि ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है, इसीलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वोट घंटा रखा गया है। जब 1 वोट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उपभुक्त ऊर्जा एक वोट घंटा है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है, kWh, जिसे समानता बोलचाल भाषा में यूनिट कहते हैं, जो आपके बिजली का बिल वगैरह आता है इस तरीके से। तो 1 किलोवाट तो 1000 गुणा में 3600 सेकेंड, अर्थात आप उसे कह सकते हो 3.6 इंटू 10⁻⁶ वोट सेकेंड। 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन उपभुक्त होते हैं। यह गलत है। हम विद्युत बोर्ड अथवा विद्युत कंपनी को विद्युत बल्ब, विद्युत पंखे तथा इंजन आदि जैसे मुक्त विद्युत संयंत्रों से इलेक्ट्रॉनों की गति करने के लिए प्रदान की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं। हम अपने द्वारा उपभोक्त ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं। 12 कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल टू VI। तो 220 गुणा में 0.50 से कर लीजिए आप लोग। तो इसे करना आप सभी जानते हो। चलिए मैं 0.5 से 0.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मतलब वही होता है 0 हो गया, 5 में 10 का 0 हंस गया, 22 पंचे 110 होते हैं, सीधा सीधा आ गया। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर एक पॉइंट लगा देते। 110 वोट आपके पास जो है क्या नाम है बिजली कंज्यूम की जा रही है। आगे देखते हैं उदाहरण 12.13। 400 वोट अनुपात का कोई विद्युत जनरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने का ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। तो 30 दिन रेफ्रिजरेटर द्वारा कुल ऊर्जा, तो 400 गुणा में 8 बटे में दिन गुणा में 30 दिन, तो आपके पास टोटल आ जाएगा 96 किलोवाट आ जाएगा। 1000 से हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया है। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1000 से हमने डिवाइड कर दिया इसे, क्योंकि हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना था। तो इस प्रकार 30 दिन के लिए रेफ्रिजरेटर को चलने में उपभुक्त कुल ऊर्जा का मूल्य 96 किलोवाट गुणा में 3 बराबर 288 रुपये होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। धन्यवाद। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है 1 कूलम में कितना चार्ज होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन पासिस अ चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर पास चार्ज कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है देखिए क्या नाम है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास जो है क्या नाम है 1.6 से 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1.6 से, तो पॉइंट हटा दीजिए, 0 लगा दीजिए। तो 2 पंचे 10 होते हैं और 2 अठे 16 होते हैं। तो 8 से हम लोग इसको भाग करते हैं तो 8 6 48 होते हैं, तो आपके पास 6.25। तो ये 62.6 पॉइंट जो आ जाएगा 6.25। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो क्या बोलते हैं देयरफॉर, इसीलिए 6 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसके अंदर कितना होगा 1 कूलम चार्ज में इतना होगा 6 इंटू 10⁻18 चार्ज होगा। फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, जिसको हमें बताना है।
तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो निम्नलिखित पर वो निर्भर करता है। पहले नंबर पे लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई। सेकंड नंबर पे क्रॉस सेक्शंस एरिया ऑफ कंडक्टर, तो इसका मतलब है कि उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। थर्ड नंबर पे मटेरियल ऑफ कंडक्टर, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, पदार्थ के तापमान पर भी निर्भर करता है। ड्रॉ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells 2 volt each, a 5 resistor, 8 ohm resistor and 12 resistors and plug key all connecting in a series। तो हमें क्या करना है, किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचना है जिसमें 2 वोल्ट की बैटरी को तीन सेलों की बैटरी, एक 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम प्रतिरोध तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में समेजित रहती है। मैंने आपको कर्व भी दिखा रखा है। तो हमेशा हम लोगों ने जो है क्या नाम है, इसको 6 वोल्ट की बैटरी को लगा दिया है, क्योंकि आपके पास जो वोल्ट की बैटरी 2 वोल्ट है। तो ऐसे करके तीनों को हमने जोड़ा तो ये 6 वोल्ट हो गया आपके पास बैटरी, और ये इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। ये हमारे पास स्विच है और एक करंट आपका पासेस हो रहा है। तो इसके डायग्राम को आपने बनाना था। तो 10 सेल, पोटेंशियल कितना 2B है, 2, इसका विभवांतर कितना है, सेलों का 2 है। तो कनेक्टेड इन सीरीज, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। तो इन इक्विवेलेंस टू बैटरी ऑफ, इक्विवेलेंस का मतलब हो गया इनका सभी का योग होगा, जितनी वोल्टेज की बैटरी है। 2 2 4 2 6 हो जाएगा। द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम सोचते हैं, यहाँ पर आप लोगों को मैंने दिखा रखा है। यहाँ पर हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 4 6 ओम भी कनेक्टेड भी गिव अ टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम 5 ओम हो जाए। तो आपके पास देखिए 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को आप किस प्रकार से जोड़ोगे कि आपको 4 ओम और 1 ओम प्राप्त हो। तो आइए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। 3 रेजिस्टर्स 2 ओम 3 ओम 6 ओम रिस्पेक्टिवली। पर नंबर पे द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम शोज द कनेक्टर ऑफ 3 रेजिस्टर। तो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया गया, देखते हैं। और हम लोगों ने इसे क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम में करा हुआ है, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको श्रेणी क्रम के अंतर्गत जोड़ा है। तो पहले हम इन दोनों का जो है टोटल जो आपका रेजिस्टर प्रतिरोध उसको निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास जोड़ने पर कितना आ गया। तो इसको तो शायद मुझे लगता है आप सोल्व कर लोगे, या अगर कोई परेशानी है तो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। चलिए, तो 1 में R इक्वल टू 1 में R1 प्लस में 1 में R2। तो 1 में R इक्वल टू हो जाएगा 1 में वो कितना आपके पास पहले 6 है, फिर प्लस में 1 में 3 हो गया। दोनों का आपके पास एलसीएम आ गया, 6 आ गया। तो 6 कम तो 6 एक ही हो जाएगा, और उसके बाद 3 दूनी 6 होते हैं तो 2 हो गया। तो अर्थात 3/6 हो गया। इसको हमने काटा तो 1/2 आ गया। तो 1/R कितना आ गया, 1/2। इसको आप उल्टा कर दीजिए तो R इक्वल टू 2 आ गया। तो वही 2 यहाँ पर दिखा रखा है, 2 ओम। तो ये आपके पास क्या चीज़ है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। तो एक क्या बोलते हैं, दोनों सभी के लिए जो रजिस्टर लगेगा, प्रतिरोध लगेगा 2 ओम लगेगा, अगर उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो देयरफॉर इसीलिए इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट 2 ओम इंटू 2 ओम इक्वल टू 4 ओम हो जाएगा। तो हेंस द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 4 ओम है। इस सर्किट को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो 1 2 3 देखिए श्रेणी क्रम में हम लोगों ने इसे जोड़ा है। तो इसका भी हम लोगों ने इसी प्रकार से उसको निकाल लिया। पहले इन तीनों का इकट्ठे हमारे पास 1 ओम है। तो जाहिर है कि तीनों का 1 ओम है, तो इसका मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था वो बिल्कुल ठीक था, वो नहीं आ रहा है। नंबर आगे देखते हैं। वाई डज द कॉर्ड ऑफ अ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज ग्लो। तो किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती है जबकि उसका तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है। मतलब उसकी डोरी नहीं जलती जबकि उसका जो एलिमेंट है फिलामेंट लगा हो तो जलने लग जाता है। तो देखते हैं द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज अ रेजिस्टर। तो जो हीटर एलिमेंट लगा हुआ एक प्रकार का प्रतिरोध है। द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट्स प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। तो जाहिर है कि उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है अपने अंदर से ऊष्मा को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है उसका बहुत ज़्यादा विरोध करता है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई होता है लेवल उसका। तो एज करंट फ्लो थ्रो द हीटिंग एलिमेंट। तो जब उसके अंदर से जो करंट फ्लो करता है वो हीट के संग बहता है, ऊष्मा के संग बहता है। इट बिकम्स टू हॉट, बहुत ज़्यादा वो गर्म हो जाता है और ग्लो करने लग जाता है, रेडिश हो जाता है। किसके कारण, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई है। ऑन द अदर हैंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड इज़ लो। जो आपकी रस्सी लगी होती है, डोरी लगी होती है, तार लगा होता है, बहुत कम होता है उसका रेजिस्टेंस।
तो आसानी से विद्युत धारा को प्रवाहित होने तो इट डज नॉट बिकम्स रेड व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। जब उसके अंदर आसानी से प्रवाहित होता है उसका रेडियंस कम होता है, तो इस वजह से जो है क्या नाम है आपके पास वो ग्लो करने लग जाता है और ग्लो नहीं करता है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफेरमिंग 90,000 कूलाम ऑफ चार्जेस इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50। तो आपको ज्ञात करना है 1 घंटे में 50 ओम विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है द अमाउंट ऑफ हीट, इसका आंसर है प्रोड्यूस इज गिवन द जूल्स लॉ ऑफ, तो जूल्स के लॉ के अकॉर्डिंग H इक्वल टू VIT होता है। तो यहाँ पर V 50 है और टाइम आपके पास 1 आवर है जिसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 3600 हो गया। तो आपके पास यहाँ पर I चार्ज आ जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज 96,000 है और टाइम कितना है 3600 के से डिवाइड करके 83 में एम्पियर आपका निकल जाएगा। तो H इक्वल टू यहाँ पर हमने पुट कर दिया, पुट करने पे 4.8 × 10⁻6 जूल। आंसर देयरफॉर द हीट जनरेटेड, इतना आपके पास हीट जनरेट करेगी। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत ईजी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक मोटर मेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए, जो वोल्ट है 220 है, डिटरमाइन द पावर मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर जो है कितना कंज्यूम करता है हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। तो हमारा आंसर है, तो यहाँ पर आपको जो है क्या नाम है पावर इक्वल टू पी इज गिवन एक्सपीरियंस है, तो पी इक्वल टू PI होता है आपके पास। तो 220 वोल्ट है और 5 है, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो पी इक्वल टू हमारा निकल गया 5 5 110 थी, 1100 वोल्ट आ गया। और एनर्जी कंज्यूम जिसका उपयोग किया जाता है वो PT किया जाता है। तो T टाइम कितना दे रखा है 2 घंटे दे रखा है, 7200 सेकेंड हो गए और P इक्वल टू 1100, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आंसर जो निकल जाएगा इसे हम लोगों ने 1100 वोट आ गया। और एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द मोटर, तो एनर्जी 7.92 × 10⁻⁴ जूल कंज्यूम की जाती है। तो आपके पास ये फाइनल आंसर हो गया, हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया था। तो आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।